हाँ तो बच्चों, हमने मास और वेट के अंदर डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, समझ में आया था ना, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। एक एक्टिविटी भी आपके लिए, ठीक है, क्या है एक्टिविटी, और एक स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे हेडिंग। स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, क्या लिखा मैंने, स्प्रिंग बैलेंस। अब होता क्या है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग का मतलब समझते हो बच्चों, स्प्रिंग मतलब वो वाली स्प्रिंग, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, है ना, जिसको अपन ऐसे हैमस्टर जैसे बड़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है ना। पुल करते तो साइज चेंज, पुश करते तो भी साइज चेंज, वो वाली स्प्रिंग। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा हूँ, स्प्रिंग और बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से लिख सकते होता है, डिवाइस है, देखते हो बच्चों। बच्चों जो स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या काम करता है बच्चों। जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये जो वेट होता है उसको मेजर करता है। क्या करता है, वेट को मेजर करने के काम में आता है। समझ रहे हो मेरी बात, वेट को, जैसे वेइंग मशीन नहीं होती जिससे आप अपना वेट चेक करते हो, खड़े होके ऐसे खड़े होके देखते हो, अच्छा 50 kg, वो वाली, तो वो इसी के ऊपर काम करता है, यही चीज है। ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस, जैसे अपन देखते हैं वो जिसके ऊपर जैसे बड़े बड़े बैग्स रखते हैं, उनका वेट देखते हैं, बड़ी बड़ी वेट मशीन होती है, तो उसमें क्या होती है बच्चों, स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, नीचे क्या लगी हुई होती है, स्प्रिंग्स लगी हुई होती है ना। जैसे ही उस पर सामान रखते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है, दबती है। दबती है मतलब ऐसे पहले ऐसे खुली रहती है, जैसे सामान रखने की थोड़ी दब गई है ना, सामान रखा तो फिर वो क्या बताती है, वेट बताती है। कैसे बताती है आपको वही देखेंगे। ठीक है, तो यही बात है कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो ये डिवाइस है वो क्या करता है, इससे जो वेट है इसको मेजर कर सकते हैं, और बच्चों फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं, फटाफट लिख दूं, समझ में आ जाएगा। ओके, देखो मैंने क्या लिखी है, स्प्रिंग बैलेंस की डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई थी वही तो लिखी है मैंने, है ना। तो ये आपके लिए आप नोट करोगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बात जो मैंने बताई कि स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर करता है ना। जैसे वो वेइंग मशीन हो गई, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस। ये भी मैंने बात बताई थी अभी कि ये फोर्स को भी मेजर कर सकता है। ठीक है ना, फोर्स को भी मेजर कर सकता है। तो बच्चों जो अपन वेइंग मशीन पे अपना वेट चेक करते हैं ना, तो वही है। ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस ही यूज्ड होता है उसके अंदर, जो वेइंग मशीन है जिसका अपन अपना वेट चेक करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये बात, इसको नोट कर लो फटाफट, और इसका भी मैं डायग्राम बताता हूँ। डायग्राम में बना देता हूँ पहले, ये कैसा डायग्राम है। ठीक है, तो बच्चों अब स्प्रिंग बैलेंस को मैंने समझा दिया। ठीक है, आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्या है एक्टिविटी, आपको क्या करना है बच्चों, एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लेनी है। ठीक है सर, ले लेंगे। एक स्प्रिंग लेनी है, ओके सर वो भी ले लेंगे। ठीक है, अब उनका करना क्या है, और एक पॉइंटर लेना है। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चों, ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, लकड़ी का बेस ले लिया मैंने। ओके, बेस पर इसको ऐसे फिक्स किया, इस कार्डबोर्ड को, ये देखो ये स्टैंड है ना, ये दिख रहा है, ये स्टैंड टाइप का, ये ऐसे स्टैंड है, उस पर ये कार्डबोर्ड का है। ये देखो, ये जो स्केल बना रखी है ना मैंने, ये कार्डबोर्ड की बना रखी है, उस पर मैंने बना रखी है। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया स्टैंड। ठीक है, अब इस स्टैंड का एक जो ये पार्ट है,
इसमें मैंने क्या लगाई बच्चों, स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, स्प्रिंग को यहाँ से फिक्स कर दिया। एक एंड ये रहा स्प्रिंग का और एक एंड ये रहा। तो बच्चों एक एंड तो यहाँ से फिक्स हो गया और सेकंड एंड देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया बच्चों, ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो यहाँ पे मैंने लगाया बच्चों पॉइंटर। क्या लगाया, पॉइंटर। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस बच्चों, ये मास है। क्या है, मास है। ये देखो छोटे छोटे अपन वो सब्जी लेने जाते हैं तो वो वेट करती है ना सब्जी का, तो ऐसे छोटे छोटे कुछ ग्राम के रखती है ना, बनते हैं ना वहाँ पे कुछ ग्राम के, 10 ग्राम का भी होता है, 50 ग्राम का भी होता है। तो सपोज कर लो बच्चों ये 5 ग्राम के हैं, कितने कितने 5 ग्राम के या 10 ग्राम के सपोज कर लो। ठीक है बच्चों, मैंने स्प्रिंग के जो दूसरा एंड है ना, एक पे ऐसे फिक्स कर दिया, जो दूसरा एंड है वहां पे मैंने क्या किया, ये जो एक है, एक मास है ना, एम मास पर जो जिसका मास, वो मैंने क्या कर दिया, इस पर यहाँ लटका दिया। ठीक है, लटकाने से क्या हुआ बच्चों, जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी क्या आई, नीचे आ गई। वो उसको लटकाने से स्प्रिंग नीचे आ गई। सपोज दैट अभी तो बच्चों देखो 4 लटके हुए, ठीक है ना, 4 हैंग हो रहे। पहले मैंने एक लगाया तो स्प्रिंग सपोज दैट 30 पे आई। ठीक है, फिर मैंने 2 लगाया तो और नीचे आया पॉइंटर, 3 लगाया तो और नीचे आया। अब 4 लटका दी तो बच्चों क्या हुआ, पॉइंटर देखो कितना नीचे आ गया। तो इससे ये पता चलता है, इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि स्प्रिंग के थ्रू, ये जो स्प्रिंग है ना, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं अपन, वही है इन जो ये मासेस है इनका क्या कर रहे हैं हम, वेट मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं। इस पॉइंटर के थ्रू पता चल जाएगा कि ये जो मासेस लटके हुए इनका वेट कितना है। आपको पता है ना वेट W क्या होता है, mg। हमें मास तो पता है, ये है मासेस, इनका वेट कैसे निकालोगे, वो नीचे आ रहे हैं। नीचे क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो ये तो मास हो गया और ये क्या है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेट हो गए ना नीचे की तरफ, हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, तो ये जो मासेस है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहे हैं। ये पॉइंटर क्या बता रहा है कि जो मासेस है वो इनका वेट कितना है। तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है, या आपके लिए एक्टिविटी थी, आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, और मैंने जैसा बताया कि जो आपकी वेइंग मशीन होती है जैसे बड़ी बड़ी, उसमें भी क्या होती है बच्चों, स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है नीचे, अपने को दिखती नहीं, स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है। जैसे अपन उस पर खड़े होते हैं तो क्या होता है, अपन क्या है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, मास है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जैसे उस पर खड़े होते हैं तो वो क्या होती है, स्प्रिंग क्या होती है, दबती है। जैसे इसमें स्प्रिंग क्या होती थी, खुल रही थी, है ना, देखो इसमें क्या हो रही, स्प्रिंग ऐसे खुल रही, तो उसमें क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग पुश हो, इसमें तो पुल हो रही थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच हो रही, स्ट्रेच होगी ना, उसमें ऐसे दबेगी, दबेगी तो उसको ऐसे सेट किया जाता है तो वो बता देता है कि आपका वेट कितना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आया पॉइंटर बता रहा है कि इसका वेट कितना है, ये जो मासेस है। ठीक है, इसको सेट कैसे किया है ना, समझ में आएगी बात, तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, और आप कर रहा हूँ उसको। तो एक चीज तो पता चल गया होगा कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो ये वेइंग मशीन पर अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस बस याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, दिमाग में डाल लो स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। ओके, वेरी गुड, चलो हाँ, अब देखो हमने फोर्स पढ़ लिए, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट पढ़ लिए, ठीक है सर, वो भी पढ़ लिए। ओके, और बच्चों हमने क्या पढ़ा, और पढ़ा बच्चों फोर्स के टाइप, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, उसके भी फर्दर वो भी थे, है ना, वो भी डिवाइड करके। कांटेक्ट में भी 4 टाइप के होते हैं, नॉन कांटेक्ट में भी फिर ये 3 टाइप के होते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है, ये भी सब पढ़ लिया अपन ने। मास और उसमें डिफरेंस भी पढ़ लिया, और स्प्रिंग बैलेंस भी पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़े। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहना अच्छे से, है ना। ठीक, अब बच्चों जो फोर्स होता है उसकी बात करता हूँ, मैं छोटी सी चीज है आपको बताऊँ कि फोर्स नहीं है, एडिशनल बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो सबसे मैं पहले बात करूंगा बच्चों, वैसे मैंने शायद बताया है थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा आपको क्या बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया ना बच्चों। देखो इसका एग्जांपल समझने की, रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। रिजल्ट मत देखो, रिजल्टेंट का मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि रिजल्ट के ओवरऑल लग क्या रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट, है ना। जैसे देखो
अलमीरा, ठीक है। अब इस अलमीरा को एक है चिंटू और एक है पिंटू, क्या कर रहे हैं बच्चों? अब इनके घर में क्या सफाई चल रही है ना, सफाई चल रही है तो बढ़िया अलमीरा इसको साइड में करना है। तो क्या कर रहे हैं आप दोनों जने है ना, एक ही साइड में क्या कर रहे हैं बच्चों? फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं दोनों जने है ना। तो जो चिंटू है वो थोड़ा सा हेल्दी है और पिंटू है वो थोड़ा पतला सा। तो जो चिंटू है ना बच्चों, चिंटू कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों? सपोज दैट चिंटू लगा रहा है बच्चों 5 न्यूटन का फोर्स। न्यूटन समझते हैं ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है, ठीक है। चिंटू कौन लगा रहा है? कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ उसके पास उसका जो ब्रदर है पिंटू, वो कितना फोर्स लगा रहा है? 3 न्यूटन का। कम लगा रहा है कि ताकत लगा रहा है? कि तू पतला है यार, ठीक है, ओके। अब दो फोर्स काम कर रहे हैं इस पे, दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो बच्चों अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट कितना, टोटल फोर्स कितना लग रहा है ना। तो बच्चों जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो इन दोनों का एडिशन होगा। तो ये इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 5 + 3, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो 5 न्यूटन + 3 न्यूटन, टोटल 8 न्यूटन। तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स = 8 न्यूटन। बच्चों इसको नेट फोर्स भी कहते हैं, ये बात मैंने पहले बताई शायद याद होगी, इसको नेट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। टोटल नेट फोर्स की फोर्स लग कितना रहा है यार? 8 न्यूटन। ओके, एक और चीज बताता हूं, अब चिंटू पिंटू तो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे दोनों जने। यहाँ मैं सपोज करूं मैं चिंटू, मेरे पास में पिंटू खड़ा, अभी देख नहीं रहा पर खड़ा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे, धक्का हो इसकी अलमारी मस्त, ठीक है। अब क्या कर रहे थे? चिंटू और पिंटू मस्ती करने लगे। अब मस्ती कर रहे, मस्ती सोच गए दिमाग में, ठीक है। अब चिंटू बच्चों, चिंटू, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, कितना? वही 5 न्यूटन, ठीक है। और पिंटू इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से रोक रहा है। मैं तुझे रोक सकता हूं, मैं पतला हूं लेकिन तुझे रोक सकता हूं भैया, ठीक है। आप मुझे पतला समझते हो पर वो नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भी धक्का दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो यहां से धक्का दे रहा है और जो पिंटू है वो यहां से धक्का दे रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई। तो बच्चों ये कितना लगा था? 3 न्यूटन। कौन है ये? पिंटू और ये चिंटू, ठीक। अब बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो? बता सकते हो क्या? कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा? कैन यू गेस? बता सकते हो आप लोग? शायद मैंने बताई थी, सोचो फिर मैं बताता हूं। मैं बताऊं? देखो बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड होंगे दोनों फोर्स, तब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों क्या होगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों ज्यादा कौन सा है? 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 न्यूटन को, ओहो, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बच्चों? 2 न्यूटन। तो बच्चों इसके 5 में से ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, ठीक है। ये 3 न्यूटन तो 0 हो गया इसके 5 न्यूटन से। तो अब देखो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा बच्चों? 2 न्यूटन बचा ना। इसके 3 से इसके में देखो टुकड़े कर देता हूं, 3 न्यूटन + 2 न्यूटन 5 ही होगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 0 हो गया। और अभी यहाँ बचा है 2 न्यूटन, मतलब फोर्स लग रहा है तो 0 हो गया। अब यहाँ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब जब फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अलमीरा मूव करेगी, मतलब अब यहाँ 0 हो गया। अब जिसकी ज्यादा ताकत है उस डायरेक्शन, तो इस साइड अलमीरा मूव करेगी, उस साइड, बिल्कुल उस साइड, पिंटू वाली साइड। मतलब कौन कर रहा है? चिंटू, क्योंकि ये ताकतवर है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। समझ गए मेरी बात? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, वही नेट फोर्स निकल जाएगा, वही रिजल्टेंट फोर्स।
ठीक है, जिसका ज्यादा है फोर्स उस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी, जब जाता है तभी तो मूव करेगी, इसके पास ताकत चलता है। ठीक है, इसको रफ करूं और इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो मैंने बताया था वही था। देखो क्या लिखा मैंने रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन। एम अ सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन। एक सिंगल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, सेम प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन। सेम कैसे यार, देखते हैं किसकी, जैसे बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस देन द सिंगल फोर्स acceleration by a number of forces, then the single force is called the resultant of individual force। देखो मैं चीज बताता हूं इसमें क्या कहा, एक सिंगल फोर्स लगा रहा है, सपोज दैट एक सिंगल फोर्स 8 न्यूटन का लगा रहा है बॉडी पे, ठीक है, 8 न्यूटन का लगा रहा है, कितना, 8 न्यूटन का सिंगल फोर्स एक जना लगा रहा है, ठीक है, और ये कितना सेम प्रोड्यूस करेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इसके जैसे अगर कोई दो जने फोर्स लगा, एक 3 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का, अरे दोनों को ऐड कर दूंगा तो वही बात आएगी कि नहीं आएगी, 8 न्यूटन तो आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, समझ में आई, वही कर दिया, इसका दोनों का ऐड करके नेट निकाल दिया, जो मैंने अभी बताया वही है, बस डेफिनेशन थोड़ी सी करने की है। ठीक है ना, सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन। ये सिंगल फोर्स उतने ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी जितना वो दोनों कर रहे थे, लेकिन ज्यादा ऊंची फोर्स को बिल्कुल उसकी बात, ठीक है, तो उस नेट फोर्स निकल जाएगा। इसको अगर इन दोनों को मैंने सिंगल फोर्स में डिवाइड कर दिया, इसको ऐड करके सिंगल फोर्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल गया, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। समझ में आई की बात, रिजल्ट कितना है टोटल, कितने भी फोर्स लगा लो पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ, उसको ऐड करके अगर सेम डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, यदि डेफिनेशन इसको ड्रॉप कर देता हूं मैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वही नेट फोर्स है। ओके, हाँ रिजल्टेंट फोर्स पता चला। अब बात करेंगे बच्चों बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स से क्या समझते हो बच्चों, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है, मतलब कोई चीज बैलेंस है। ठीक है, कैसे होगा बैलेंस, कैसे होगा फोर्स बैलेंस, बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। अलमीरा है, ठीक है, एक जना यहाँ से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, एक जना यहाँ से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो इस फोर्स से जो इफेक्ट होना था और इस फोर्स से जो प्रोड्यूस हुआ इफेक्ट, दोनों के फोर्स से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जो भी दो फोर्स लग रहे हैं ना, तो उनका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, है ना, इस मैनर में रखा गया है। देखो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये जो बॉडी है वो अभी भी एट रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स लगा, फोर्स तो लगा, पर ये जो बॉडी है वो एट रेस्ट पे है, एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, एक्सीलरेशन क्या है, 0 है ना, एट रेस्ट पे है, ठीक है, फोर्स तो लग रहा है। तो बच्चों क्या है, ये जो बॉडी है बैलेंस है, मेरी बात समझ में आ रही है, नाम देखो बैलेंस, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बॉडी बैलेंस। अगर ये थोड़ी बहुत हिल डुल जाती है इधर उधर तो वो अनबैलेंस हो जाती है, फिर वो बैलेंस फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब समझ में आया, ऐसे यहाँ से भी 5 लगा रहे हैं, यहाँ से भी 5, दोनों फोर्स लगाए, दोनों ने कैंसिल आउट हो गए, इसका भी प्रोड्यूस होगा कुछ ना कुछ इफेक्ट, इसका भी होगा, तो दोनों के प्रोड्यूस इफेक्ट, दोनों जितने भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 5 5 है, तो अभी भी क्या है, रेस्ट है, अभी भी क्या है, बैलेंस है। तो ये क्या फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है, बैलेंस। ठीक है, इसको मैं रफ करके सी डेफिनेशन लिख देता हूं फटाफट, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मैं बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। ठीक है।
देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी है? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे, कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग फोर्स इज जीरो, देन दीस फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। वही बात हो गई, दो फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे, दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो जीरो हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, ठीक है ना, यहाँ से भी बात वहां से भी बात, फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे वे में लग रहा है कि जो उनका इफेक्ट था वो कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने से क्या हुआ, रिजल्टिंग फोर्स जीरो हुआ, जीरो हुआ तो ये फोर्स क्या कहलाता है बच्चों, बैलेंस, क्या है, बैलेंस, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, मेरा करो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब लास्ट है बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स, कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अपन ने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लिया, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के बाद क्या पढ़ा बच्चों, बैलेंस फोर्स पढ़ लिया है ना, बैलेंस फोर्स, ठीक है, उसके बाद बच्चों अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स होता है बच्चों, जो ये अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स है ना, ये एक तरीके से रिजल्टेंट फोर्स के टाइप है, किसके, रिजल्टेंट फोर्स के टाइप हो गए एक तरीके से कह सकते हैं, ये बैलेंस हो गया और एक अनबैलेंस, रिजल्टेंट तो पता है कि यार टोटल कितना लग रहा है वो बताना, ठीक है, और बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है। अब देखो बच्चों अनबैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, एक अलमीरा पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, सपोज दे कोई खड़ा है ना, कोई खड़ा, ठीक है, या इसको देखते हैं हमेशा की तरह, नहीं आप एक नई चीज ये, ठीक है, ये पढ़िए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यार, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है ना, हिल नहीं रही, हिल डुल नहीं रही, बैलेंस है, ठीक है, मैंने इस पे क्या किया बच्चों, फोर्स लगा, फोर्स लगाते ही ये बॉडी क्या हो गई बच्चों, अनबैलेंस हो गई, फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये एक्सीलरेट हुई, मूव करने लगी, मूव करने से क्या ये अनबैलेंस हुई कि नहीं हुई, पहले आराम से पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस की पढ़ी है बिल्कुल यार, जैसे फोर्स लगाया ये अनबैलेंस हो गई, क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, तो वही क्या होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चों, जिससे क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बॉडी क्या करती है, मूव करती है, एक्सेलरेट हो जाती है, वही होता है एक्सेलरेट, अनबैलेंस्ड, सिंपल सी बात थी। बैलेंस फोर्स में क्या हो रहा था, बॉडी मूव भी नहीं कर रही थी यार, मस्त पड़ी थी रेस्ट पे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं फटाफट, देखो क्या लिखे, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नंबर ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, देन प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इन द बॉडी, अगर फोर्स लग रहा है बॉडी पे बहुत सारे, और अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रही है अपनी जगह से, क्या है, एक्सीलरेट हो रही है, तो क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, बैलेंस, जैसा भी मैंने बताया था, अगर वो हिली नहीं थी बिल्कुल मस्त कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, और ये अनबैलेंस। अच्छा एक बैलेंस फोर्स की बात करता हूं मैं, एक छोटी सी चीज देखो, एक चीज बताता हूँ, अपन ने अभी बैलेंस फोर्स पढ़ा, ठीक है सर, पढ़ा बैलेंस फोर्स पढ़ा, ओके बच्चों, जब बैलेंस फोर्स पढ़ा मैंने क्या बताया था, एक फोर्स यहाँ से लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा, 5 मिनट में 5 मिनट दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, बॉडी तो जो ऑब्जेक्ट था वो तो हिला ही नहीं ना, बैलेंस है, आराम से पढ़ा, ठीक है बच्चों। अब इसी बॉडी में फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा, एक्सेलरेट तो नहीं हो रही, पर ये बॉडी के अंदर मूव तो कर रही है, मूव करिए, एक्सेलरेशन होता क्या बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बताया था मैंने एक्सेलरेशन। बच्चों अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही, एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे मैं ट्रेन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रेन की, अपन ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं, ट्रेन मूव हो रही है, हो रही है, ट्रेन के ऊपर फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, ट्रेन के इंजन में मैकेनिकल मशीन्स है, फोर्स लगा रही है तो ट्रेन चल रही है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलती है कि नहीं चलती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो बच्चों उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, जीरो कैसे, उसका एक्सेलरेशन जीरो कैसे बच्चों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, समझ में आई मेरी बात। अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो। हम देखो ट्रेन के अंदर हम बैठ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, अपन अनबैलेंस होते हैं, बैलेंस होते हैं, अगर अनबैलेंस होते तो अपन यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं ना, गिर रहे होते कि नहीं गिर रहे होते, और बिल्कुल मस्त चल रही है, सीधी चल रही है, फोर्स भी लग रहा है, बिल्कुल सीधी भी चल रही है, तो बैलेंस फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स,
ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हम आराम से बैठ पा रहे हैं। एरोप्लेन में भी ऐसा होता है, बिल्कुल आराम से बैठ पाते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस फोर्स लगता है। क्या लग रहा है, बैलेंस। अगर अनबैलेंस फोर्स लगता ना तो हम गिर जाते हैं इधर उधर, अनबैलेंस, हम खुद भी अनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे अपन गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी पे भी क्या है, एक बैलेंस फोर्स, बिल्कुल आराम से चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन एक्सीलरेट करते झटके देते हैं, गाड़ी उछल रही है कभी, तो बच्चों को एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, फिर बार बार अपन चेंज करते रहते है ना, फिर वहां कांस्टेंट नहीं है, तो वहां तो फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस। वहां पे क्या होगा बच्चों, फिर हम इधर उधर अनबैलेंस हो जाएंगे खुद ही, होते कि नहीं होते, ये बात समझिएगा, ये होंगे आप तो ये बात समझ रहे होंगे। ट्रेन वाला तो उसमें मूव भी कर रहे हैं पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हुई, कांस्टेंट। ठीक है, तो मूव कर रहे हैं ट्रेन में अगर, तो हम क्या है, बैलेंस, वहां बैलेंस फोर्स है, बिल्कुल बैलेंस। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, इसको नोट कर लो फटाफट। मैं थोड़ा आराम से, तो अब हम बात करेंगे बच्चों, जो हमने फोर्स पढ़ा था उसको मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक, फोर्स होता क्या है मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, m F इक्वल्स टू m, बिल्कुल यही होता फोर्स। m क्या है, मास है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, जो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है, मतलब जो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये कुछ गड़बड़ हुई है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी है वो चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार, तो क्या आएगी, जो एक्सीलरेशन आएगी, ये होती है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, हाँ एक चीज और बता देता हूं, इसका, इसके अगर एक्सीलरेशन की मैं यूनिट बताऊं, यूनिट एक्सीलरेशन की, तो क्या आएगी बच्चों, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऊपर, अपॉन में आएगा टाइम, टाइम दो बार आया था, मैंने पहले बताया था, अगर बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस होती है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, एक बार टाइम हो गया, और वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, मतलब दो बार टाइम आया, आया कि नहीं आया, तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये चीज बस याद रखनी है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस याद रखो, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी है, गाड़ी जो भी चीज है मूव कर रही है ना, तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में ही करते हैं, और टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो टाइम क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, इसको नोट कर लो, बाकी आपको समझा देता हूं पहले। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आपको, हाँ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, क्या चीज है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था अपन ने, अब मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन बताऊं, जो आपकी हायर क्लास में आएगा, अभी बता देता हूं, छोटी सी चीज का एक फॉर्मूला है, ठीक है, किसी को बताना मैं आपको ही बता रहा हूं, ठीक है, ओके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अरे तो कैसा एक बार, क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब क्या कहते हैं, जो न्यूटन सर थे है ना, न्यूटन अंकल जो साइंटिस्ट थे बहुत ही बड़े, वो क्या कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, जो दो मास होता है ना, दो मास, मास मास मास, दोनों मास के बीच में क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मास भी फोर्स लग रहा है,
आजा, ये भी पास का लगा आजा। इसका एक एग्जांपल दो बच्चों, एग्जांपल दो, सन और अर्थ। सन क्या कर रहा है, ये जो सन है वो अर्थ को क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। आजा, तो अर्थ भी क्या कर रहा है, एक तरीके से खींच रहा है। तो बच्चों क्या है, दोनों एक तरीके से वही है, ठीक है। तो उसके रोटेट कर रहा है और अर्थ सन के रोटेट कर रहा है। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स से फिक्स है। दोनों क्या है, एक तरीके से मास है कि नहीं है ना। सन भी एक बहुत बड़ा मास है, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मास है, ठीक है। तो बच्चों जो ये न्यूटन सर है उन्होंने यही बताया था, एक मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r। क्या है बच्चों, r। अब फॉर्मूला क्या दिया था इन्होंने, एक फॉर्मूला दिया था बच्चों इन्होंने, F is equals to m1 m2। बच्चों जो F है, जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 में। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2, मतलब मास पे, दोनों मास पे। अगर जितने ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, है ना। तो सन कितना बड़ा मास है, अर्थ भी कितना बड़ा मास है। तो देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे दोनों पे फोर्स लगा रही है, हिलने नहीं दे रही। मतलब अगर ऐसा अगर फोर्स नहीं होता तो अर्थ तो कभी बहुत दूर जा चुका होता सन से, है ना। ठीक है, हम भी क्या है बच्चों, मास है कि नहीं, अर्थ भी मास है। हमें क्या करें, अट्रैक्ट खींच रही कि नहीं खींच रही, खींच रही ना अर्थ, हमारा भी तो मास है, ठीक है। हालांकि हमारा मास कम है, अर्थ का तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2, है ना। जो दो m1 और m2 जो बॉडी है, जो मासेस है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। और बच्चों जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r², जिसकी डिस्टेंस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो बच्चों, जितनी ज्यादा दूर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो ये चीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया था बच्चों, F m1 m2 अपॉन r²। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा मैं इधर, तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ये m सॉरी ये नहीं आया, जी आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला दिया था। अभी बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें डिटेल में दी अभी आपकी कुछ भी नहीं है, तो आपके ये भी नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आपके तो नहीं है। ये जी क्या बच्चों, कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, इसकी वजह से आया प्रोपोर्शनल का साइन हटाया मैंने, जी आ गया, कांस्टेंट आ गया। m1 और m2 क्या है, दो मासेस हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, r क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। समझ में आई मेरी बात। तो ये एक्स्ट्रा चीजें को नोट कर लो फटाफट, इसको रफ करता हूँ। ये फोर्स, ठीक है। ये m1 इसको खींच रहा है और ये m2 इसको खींच रहा है, तो इसका फोर्स करता है। अभी क्या पढ़ा बच्चों हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स का अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बच्चों एक और चीज है, एक और एक्स्ट्रा चीज है, जो आपके आगे वाली क्लास में आएगा, मैं बता देता हूं फटाफट से। लास्ट में फिर चेक खत्म, सब खत्म, ठीक है। ये फोर्स वाला पोर्शन जो होगा खत्म। प्रेशर वाला बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो देख लेना फोर्स का, मैं देख लूं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कोलम, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है ना आपको, हाँ सर हमें पता है, अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू कॉलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वुड बी, मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग जो है ये जो साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनको कूलाम ही कहते हैं ना, कूलाम। ओके ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये जो फोर्स होगा ना, जो दो चार्जेस है Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वही बात आ गई, K क्या है बच्चों, कूलाम कांस्टेंट, क्या है कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट वही है उसी की तरह जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा था। और ये R क्या है बच्चों, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये फोर्स होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू कॉलम, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था इंसान, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 चार्ज है, ये भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों के बीच में बच्चों फोर्स कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब इस फॉर्मूले से पता चलता है, ठीक है। और बच्चों पता है ना आपको, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। अगर सिमिलर है तो रिपल्स करेंगे और डिसिमिलर है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसको नोट कर लो, इस फॉर्मूले को, ये जो चीज बताइएगा फटाफट से, ठीक है। तो बच्चों ये फोर्स वाला पोर्शन ये खत्म हो गया, अब हम प्रेशर वाला पढ़ेंगे आज। तो इस लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो।